A very good morning to all of you. Now let us start with a new topic of the same chapter, employment. Today we are going to start with the meaning of unemployment. बेरोजगारी किसे कहते हैं? Employment तो हमने समझ लिया. What is unemployment? Unemployment is a situation when a person is able to work, willing to work at the given wage rate, but still he doesn't find any work, not because of his or her own fault, but because the work is not available. So such situation is called unemployment. But at the same time, it is most important to make it clear that there are some people who are voluntarily unemployed. They are able to work, but they are not willing to work. Such people are not included in the labor force. कुछ लोग अपने आप में काबिल हैं, वो काम कर सकते हैं, वो टैलेंटेड हैं, बट वो काम करने के इच्छुक नहीं है, दे आर नॉट विलिंग. ऐसे लोगों को हम अपनी लेबर फोर्स में नहीं गिनते. तो आओ जरा इसको आप समझते हैं. मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहता है, वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से बेरोजगारी, इज डिफरेंट फ्रॉम द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द पोटेंशियल लेबर फोर्स. पढ़ चुके हैं हम. पोटेंशियल लेबर फोर्स में कौन कौन आता है? पोटेंशियल लेबर फोर्स में ये देखो, आपने कल भी पढ़ा था, 15 to 60 ईयर्स के बीच में जितने बच्चे, 15 से कम वाले और 60 से अबव वाले, हम उसको पीएलएफ में नहीं गिनते. क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं दे आर नॉट एबल टू वर्क, क्योंकि उनकी एबिलिटी अभी नहीं है. जो बच्चे हैं अभी वो चाइल्ड लेबर हो जाएगी, और जो उससे बड़े हैं 60 से ऊपर, वो एज्ड हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट एबल एंड फिट टू वर्क. तो ये देखो, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द पोटेंशियल लेबर फोर्स विच इज एबल टू वर्क एंड प्रेफर्स टू वर्क. वो काम भी करना चाहते हैं बट इज आउट ऑफ वर्क, लेकिन उनको काम नहीं मिला ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनको कोई गेनफुल अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं. ऐसे लोगों को हम बेरोजगार गिनते हैं. इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अपने इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, therefore unemployment consists of the people in the age group of 15 to 60 years who are able to work, willing to work, but are unable to find the jobs at the going wage rates. तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया. व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट में याद रखना, वॉलंटरीली जो अनएम्प्लॉयड है वो इंक्लूड नहीं होंगे. जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, उनकी इच्छा है काम करने की, वो काबिल भी है, बट उनको काम नहीं मिलता. ऐसे लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. कितनी तरह की बेरोजगारी. वैसे तो बहुत तरह से हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, पर ब्रॉडली हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे पास सबसे पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा, बैठा है घर पे, दिख रहा है, काम नहीं कर रहा, कहीं भी नहीं लगा हुआ, कोई जॉब नहीं उसको मिल रही, वो करना चाहता है लेकिन नहीं मिल रही, ओपनली अनएम्प्लॉयड है. तो ये देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इन इट्स यूजुअल सेंस, अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी की, इट इज टेकन टू मीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसका मतलब इसमें हम बात ही करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की. है क्या ये? इट इज एपरेंट अनएम्प्लॉयमेंट. एपरेंट का मतलब होता है जो दिख रही है सबको, कि वो घर पे बैठा है, कुछ नहीं कर रहा. तो ये कौन सी बेरोजगारी है? जो सबको दिख रही है, ओपन है. अ पर्सन इज सेड टू बी ओपनली अनएम्प्लॉयड कब? When he or she has no job to do and he is idle. वो बेकार है, कुछ काम नहीं मिल रहा, तो उसको हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे. अगले हमारे पास आती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. आपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी. जब किसी जगह पर, खासकर एग्रीकल्चर में, किसी एक फील्ड में 10 लोगों की जरूरत है, वहां 15 काम कर रहे हैं, और वो 5 जो है वो सरप्लस में है,
अगर हम उन 5 को निकाल देते हैं तो भी काम पर कोई असर, जो प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये देखो, इन दिस अ पर्सन इज विजिबली एम्प्लॉयड, दिखने में तो वो काम पर है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट एम्प्लॉयमेंट, बट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या हुआ, काम पर है पर अगर वो काम पे नहीं भी जाता तो भी काम पे कोई असर नहीं पड़ रहा। एक खेत में एक परिवार के 8 लोग लगे हुए हैं, उन 8 में से 4 लोगों को निकाल दो तो भी उतनी फसल होगी। तो वो 4 कौन है? These 4 are disguised unemployed। ये देखो, in the sense that his removal, अगर उसको वहां से रिमूव कर दिया जाए, will not affect the total output। It is mostly found in agriculture। ये ज्यादातर एग्रीकल्चर में पाई जाती है। हम बात कर रहे हैं मोर देन 2/3 ऑफ द वर्कफोर्स, इंडिया के अंदर करीब 66% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और ज्यादातर जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो एग्रीकल्चर में ही पाई जाती है। सो दिस इज द बिगेस्ट सिनेरियो कि ज्यादातर जो एग्रीकल्चर में हमारे क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इट एग्जिस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बात करते हैं हमारा थर्ड टाइप, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ पार्ट ऑफ द ईयर टाइम काम मिल गया, बाकी टाइम काम नहीं है। एग्रीकल्चर की बात करें तो सोइंग सीजन में काम मिल गया, उसके बाद काम नहीं है। फिर हार्वेस्टिंग के टाइम काम मिल गया, फिर काम खत्म हो गया। तो कुछ इस तरह के ऑक्यूपेशन जहां एक पार्ट टाइम में काम मिल गया, बाकी जगह नहीं मिला, उनको बोलते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो ये देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट अराइजेस व्हेन द नेचर ऑफ द ऑक्यूपेशन, जिसमें वो काम कर रहे हैं, इज सच दैट देयर इज अ सीजनल वेरिएशन इन द डिमांड फॉर लेबर। सीजन के हिसाब से लेबर की डिमांड में वेरिएशन आ गया। जैसे कि हम एग्रीकल्चर की बात करें, टूरिज्म की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो बरसात का मौसम है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी। टूरिस्ट का भी यही है, कुछ पीक ऐसे मौसम है जहां बरसात है, गर्मी बहुत है, तो टूरिज्म कम हो जाएगा। कुछ समय काम बहुत बढ़ेगा, प्लेजेंट वेदर है, स्प्रिंग सीजन है, तो काम इंक्रीज हो जाएगा, हमारा जो वर्क है उसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो यहां पर वो यही कह रहे हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जहां नेचर ऑफ द ऑक्यूपेशन ऐसा है दैट देयर इज अ सीजनल वेरिएशन, सीजन के हिसाब से अप डाउन, लेबर की डिमांड कभी बढ़ेगी कभी कम हो जाएगी। अब यहां पर वो कहता है एग्रीकल्चर भी ऐसा ही एक ऑक्यूपेशन है, वेयर द वर्कर्स आर नॉट एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल उनको काम नहीं मिलता। ये हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इस तरह से और भी कई सारे हम टाइप्स पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब स्ट्रक्चर में चेंज आया, पहले वो मशीन्स जो थी ओल्ड थी, अब नई टेक्निक आ गई, तो बेचारे पुराने सारे के सारे उसको यूज नहीं कर पा रहे, तो बेरोजगार हो गए, इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन उनके पास डिग्रीज तो है लेकिन स्किल नहीं है, इस करके उनको काम नहीं मिलता, तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। इसी तरह से हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज में खूब रश हो गया, लोगों ने क्या किया, रूरल एरिया से अर्बन की तरफ चले गए। अब वहां इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द लेबर हो गई कि इंडस्ट्रीज में जगह ही नहीं, तो वहां पर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। इसी तरह अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो वही है जो हमने पढ़ा था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो कई सारे हम और भी एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको तीनों करवा दिए एज पर योर सिलेबस पार्ट। अब बात करते हैं एस्टिमेट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या एस्टिमेट है इंडिया के अंदर बेरोजगारी का? बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि जो ये एस्टिमेट है, हम इसकी डिफिकल्टीज, इसको एस्टिमेट करने में, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को एस्टिमेट करने में कुछ समस्याएं भी हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, नो कंक्रीट एस्टिमेट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट आर येट अवेलेबल। अब तक भी एग्जैक्ट एस्टिमेट हमारे पास नहीं है। इट इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ एफर्ट्स, ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं कर रहे, ये प्रयासों की कमी नहीं है, बट ऑन अकाउंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व्ड इन द एस्टिमेशन, क्योंकि इसको एस्टिमेट करने में बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी मुश्किलें जुड़ी हुई हैं, इस चीज की प्रॉब्लम है।
इट इज फुल ऑफ, दो तरह की प्रॉब्लम की बात हम करते हैं, ए कंसेप्चुअल प्रॉब्लम और बी हमारे पास है स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम। तो पहले बात करते हैं कंसेप्चुअल। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, किसको बेरोजगार गिने? तो दीज मेनली कंसर्न आइडेंटिफाइंग द अनएम्प्लॉयड बिकॉज देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। कई तरह के बेरोजगार लोग हैं, किसको बेरोजगार गिने किसको ना गिने, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो पहले तो यह समस्या होगी। दूसरी समस्या है स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम, डेटा से रिलेटेड। दीज arise because of lack of data and the difficulties in collecting these data। तो ये दो प्रॉब्लम हो। In spite of these problems, इनके होते हुए भी individual researchers and specialized institutions they have made attempts, उन्होंने पूरी कोशिश की to estimate the unemployment in India। इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं एनएसओ, प्रीवियसली वी यूज्ड टू कॉल इट एनएसएसओ। और कुछ सोर्सेज क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जहां हमें डेटा मिल जाता है, सेंसस ऑफ इंडिया जो हर 10 साल के बाद होता है, हमने पढ़ा था डेसिनियल डॉक्यूमेंट, उसमें भी सारी हमारी बेरोजगारी का डिटेल होता है। अकॉर्डिंग टू एनएसओ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, PLFS आपने पढ़ा था, जो टाइम टू टाइम लेबर फोर्स का सर्वे होता है। इन 2017-18 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर मेंशन्ड हियर। सबसे पहले बात करते हैं रूरल, फिर अर्बन और यहां ऑल इंडिया। ध्यान से देखो, अगर हम रूरल की बात करें तो परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयड है वो है 6% ऑफ द मेल्स, 4% ऑफ द फीमेल्स, और दोनों का टोटल अराउंड 5%, जो कि रूरल एरियाज में बेरोजगार, परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स विच आर अनएम्प्लॉयड। फिर सेकंड हम क्या बात करते हैं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में 7% ऑफ द मेल लेबर फोर्स, 11% ऑफ द फीमेल, और अगर हम दोनों की एवरेज की बात करें तो 8%। ये जो है हमारा अर्बन एरियाज के अंदर परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑल इंडिया की एवरेज की। तो ऑल इंडिया में मेल्स भी 6, फीमेल्स भी 6, और दोनों की एवरेज भी 6। तो अब देखो, अब हम यही चीज जो हमने यहां टेबल देखा वहां इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एनएसओ, अभी बताया एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 6%। ये देखो, ऑल इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6%। इन केस ऑफ द रूरल एंड अर्बन एरिया द रेट्स आर 5 and 8%। इन केस ऑफ द मेल एंड फीमेल द लेबर फोर्स द रेट्स आर 6% ईच। ये हमने पढ़ा था, मेल एंड फीमेल 6% ईच। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया हैज ऑब्जर्व्ड, क्या खास बात ऑब्जर्व की, that the above rates are not comparable with the rates declared in the past because of entirely new design of survey। अब सर्वे का डिजाइन कुछ डिफरेंट हो गया, इसलिए हम इसको पुराने वाले रेट से कंपेयर नहीं कर सकते। अल्टीमेटली अब ये हमारे सामने है एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, और अब हम इसके बाद कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटे, हर बार मैं पूरी ईमानदारी से ये कोशिश कर रहा हूं कि आप तक एक एक बात डिटेल में पहुंचा सकूं, और मेरी वो कोशिश बिल्कुल बेकार हो जाएगी अगर आप उसे साथ साथ कवर नहीं करो। जो बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि अभी हम बाद में कर लेंगे, तो इतना बल्कि आपके लिए हो जाएगा कि आप स्कूल खुलने के बाद ये सब कवर नहीं कर पाओगे। और मिड टर्म के सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है हमारा, इसके बाद हमारे अराउंड 3 चैप्टर्स रह जाएंगे इस बुक के, वो भी हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, हर वीडियो को ध्यान से सुनो, साथ साथ नोट्स बनाओ, और वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, और अपने कमेंट्स जरूर दो। गॉड ब्लेस यू ऑल।